नानी मम्मा की क्लास शुरू हो गई है, आप आ जाओ। तरीका कितना गलत है। मेरी क्लास हमेशा छुड़वाता है, इसको खाना चाहिए होता है हमेशा। मैं हमेशा 15 मिनट लेट क्लास अटेंड करती हूँ। उसको बताया करना, आज क्लास है जब भी है ना, तूने बताया ऐसे नहीं। दिल उसको अपने याद नहीं है, तेरे याद होंगे। तुम मुझसे कर रहे हो। मनेजा कुकरेजा सिंधी आहे जी। बाबर है। अरे कितने भाई है 40 क्लास 48 है। नमस्कार आप लोगों को। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम अनुराधा सर। जी प्रणाम। कुमार जी प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम कुमार जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तो हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? श्लोक संख्या 62 62 सर। 62 पढ़ लिए। आप लोगों के मन में कोई प्रश्न चल रहा हो? क्लास में ओम प्रकाश जी अभी तक उपस्थित नहीं हुए हैं, बताइए। कुमार प्रवीण जी तो आ गए हैं। हाँ गुरु जी प्रणाम। हम्म। गुरु जी नीलम भी इजाजत हो आज आ गई है। हाँ इजाजत तो होगा ही। पत्रिका। इजाजत ही होगा, नमस्ते गुरु जी। है ना।
नमस्ते, संजना जी भी आ गई हैं, ठीक है ना। गुरु जी प्रणाम। हाँ, बब्बर भी आई है, ठीक है ना। भारती, डिनर जी दे दिया बेटू को? हाँ जी दीदी। डिनर दे दिया बच्चे को? तेरी आवाज आ रही थी कि वो ओ रोज दीदी क्लास साथ लेट कराता है। याद नहीं रहा, म्यूट पे नहीं था। जी दीदी दे दिया। somebody was saying कि अनेजा सिंधी है, तो शी इज नॉट सिंधी, शी इज अ पंजाबी। जी विजय जी दीदी। बोल रहे थे। सर देखिए ये कितनी चुगली है जूम कि जो भी कोई बोला सब पता चल जाता है, किसके घर में क्या कौन बर्तन खड़का मालूम चल गया। अरे वो दीदी उसको 7 बजे ही भूख लगती है, मैं कहती हूँ या तो पहले खा ले या बाद में खा ले। बेटा नहीं बच्चा नहीं, वो है, अच्छा बच्चे है, को अगर टाइम पे भूख लगता है तो वो सब, बहुत हमको भी अच्छा टाइम है। पे भूख लग जाता है, समझ गई। कोई जी हो नहीं हो, मैं 1 बजे सोचता हूँ आप बैठे रहते हैं तो लगता है कि कब उठ के चला जाए, है ना। तो घड़ी शरीर का घड़ी होता है, वो अपने रूटीन के हिसाब से काम करता है। गुरु जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। बिल्कुल नहीं आ रही है आवाज। कम हो गई, मैं हेडफोन लगाती हूँ। ना ना, बहुत हेडफोन कम आ रही है सर। नहीं कम आ रही है हमारी गुरु जी, आवाज ही कम हो आवाज गई है कम लगता है। है। 1 मिनट आप लोग रुकिएगा। स्पीकर रोज धोखा दे रहा है आजकल, स्पीकर रोज धोखा दे रहा है। हेलो हेलो। अब परफेक्ट आ जी रही है सर। जी गुरु जी ठीक है अब आवाज। चलिए ठीक है। हाँ, आजकल स्पीकर धोखा दे रहा है, और मैं सोच रहा हूँ कि अब बदलने का टाइम आ गया है, अब वो छोटा वाला ले लूँ, ठीक है ना। कुछ अपने भी कान की परेशानी है, तो मैं सोचता हूँ अपना स्पीकर खराब है तो ये स्पीकर कितना काम करेगा, ठीक है ना। तो कुमार प्रवीण जी, आप प्रश्न देना चाहते हैं? जी गुरु जी। जी बिल्कुल। बताइए प्रश्न क्या है। प्रश्न है, क्या मेरे बेटे की लव मैरिज होगी? बड़ा लव मैरिज का प्रश्न आता है, बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 18 जुलाई 2024, शाम को 6 बज के 13 मिनट। कहाँ है? सहारनपुर सर। आप सहारनपुर में हैं? मैं मैं उस टाइम सहारनपुर में था, तब मेरे पास क्वेश्चन आया था। आप उस समय सहारनपुर में थे? जी सर। अच्छा। प्रवीण जी आप मेरे मायके पहुंच गए। नंबर क्या लगाया था आपने? 6। 6, ठीक है, बताइए। भारती बोलो तुम ही आज पहले। भारती। जी गुरु जी। हाँ।
गुरुजी, इसमें जो लग्नेश है बुध, वो लग्नेश बुध जो है वो सूर्य के साथ और शुक्र के साथ युति में है, और शुक्र जो है वो धनेश और द्वादेश के साथ युति है। तो एक तरीके से लग्नेश की युति द्वादेश के साथ, ये युति तो अच्छी नहीं है कहीं भी। चंद्रमा जो बीज रूप है वो तृतीय भाव में है, तो हम इसको ठीक मान सकते हैं, बहुत बुरा नहीं मानेंगे। लव मैरिज के लिए अगर हम सप्तमेश को प्रश्नेश लेते हैं तो वो राहु केतु एक्सिस में है, तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और ना ही गुरुजी उस पे चंद्रमा पर एक पॉजिटिव पॉइंट है गुरुजी इसमें, कि जो चंद्रमा है वो कार्येश को देख रहा है, गुरु को देख रहा है। लेकिन गुरु की स्थिति ये है कि गुरु जो है वो मंगल के साथ बैठा है, जो कि अष्टमेश भी है। तो एक प्लस पॉइंट तो हुआ कि चंद्रमा जो है वो कार्येश को देख रहा है, गुरु को देख रहा है, और गुरु की शुभ दृष्टि भी चंद्रमा पे है। गुरु जी अभी समझ तो नहीं क्या आ कहोगी फिर? फाइनल डिसीजन क्या दिया? फाइनल डिसीजन गुरुजी, मंगल के साथ अष्टमेश के साथ है चंद्रमा, बुध भी उसके साथ बैठा हुआ है, तो कोई और शुभ प्रभाव भी नहीं। 1 2 3 4 5 गुरु की शुभ दृष्टि भी गुरुजी लग्नेश पर है। कह सकते हैं गुरुजी कि हो सकती है लव तो मैरिज। लग्न पे है, लग्नेश पे नहीं है भाई। लग्न नहीं गुरुजी, लग्न पे है। लग्न पे हाँ। गुरु की दृष्टि है, और जो चंद्रमा जो बीज कारक है वो कार्येश को देख रहा है, गुरु को देख रहा है। और कह सकते हैं गुरुजी की कठिनाई के साथ हो सकती है। चलो ठीक है, हमको यही सुनना था कि एक प्रश्न का आंसर क्या दे रही। जी गुरुजी। बीआरडी जी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। ये कन्या लग्न है सर। जी हाँ। द्विस्वभाव राशि है, और लग्न का डिग्री 15 डिग्री 49 मिनट है। 15 डिग्री 39 है। इसके लिए वो बीच में आ रहे हैं सर। दूसरी बात यह है, लग्नेश बुध है और कार्येश पंचम से देखेंगे लव मैरिज को, वो शनि है, दोनों 11वें भाव में है सर। और चंद्र का मित्र दृष्टि है लग्न पर, इसलिए ये लव मैरिज होगा ऐसा मुझे लगता है सर। चंद्र का मित्र दृष्टि है लगन पर एकादश, ठीक है। चलिए, रवि कुंभात जी। जी सर। सर यहाँ पे एक तो शीर्षोदयी लग्न है, तो ये अच्छा है। दूसरा सर, जो लग्नेश है वो अपने से एकादश गए हैं, और वो नाइन्थ लॉर्ड के साथ बैठे हैं। 12th के साथ भी हैं, बट नाइन्थ लॉर्ड के साथ भी हैं, और एकादश भाव में है, तो वो एक अच्छी स्थिति है। जो 5th लॉर्ड जो शनि है, हालांकि वो 6th हाउस में गए पर स्व राशि के हैं, और लव मैरिज को हम 5th हाउस से भी देखते हैं, तो चंद्रमा इत्तेसाल बना रहा है सर शनि के साथ यहाँ पे, वो एक अच्छा है। चंद्रमा जो लग्नेश है उसके साथ भी इत्तेसाल बना रहा है सर, जो बीज रूपी है। गुरु की दृष्टि चंद्रमा के साथ है, गुरु कार्येश है क्योंकि 7th लॉर्ड है, और चंद्रमा मन बीज रूप है, उसकी दृष्टि है, वो भी एक अच्छा हो गया। मंगल की दृष्टि चंद्रमा पे है, वो थोड़ी परेशानी कर सकती है। बट अगर सर यहाँ पे नीच भंग देखते हैं क्या अब प्रश्न और इसमें? ना, इतना देखने का जरूरत नहीं है। इतना हाँ, मतलब चंद्र मंगल हालांकि चंद्रमा को देख रहा है, तो नीच भंग मैं उस हिसाब से सोच रहा था। वो नीच भंग वगैरह सोचिए ही नहीं। नहीं सोचना है तो मंगल चंद्रमा पे हो सकता है सर थोड़ी परेशानी हो, क्योंकि लव मैरिज के मामले में अक्सर थोड़ा डिफरेंसेस रहते हैं परिवार में, तो थोड़ा कलेश हो सकता है ऐसा लग रहा है। बट केतु, राहु केतु के जो एक्सिस में लग्न और सप्तम है, उसको यहाँ पे इतना खराब मैं नहीं मान रहा हूँ सर। ये हो सकता है कि इंटरकास्ट मैरिज हो, पर लव मैरिज होनी चाहिए यहाँ पे जरूर।
जरूर होनी चाहिए। अनुराधा जी। गुरुजी मैंने तो सहारनपुर का नाम आते ही लव मैरिज करा दी थी। सॉरी गुरुजी। गुरुजी देखिए, मुझे जो समझ में आया है छोटा सा, कि जो लग्न है कन्या लग्न के लग्नेश बुध शुक्र और सूर्य के संग वृद्धि भाव में बैठे हैं। चंद्रमा पराक्रम भाव में बैठ गए हैं, जिनके ऊपर पूर्ण दृष्टि गुरु और मंगल की है। हालांकि राहु के सप्तम भाव में राहु हैं, तो राहु केतु एक्सेस होने की वजह से कि अगर ये प्रश्न पिताजी माताजी की तरफ से है तो दुविधा उनके मन की साफ हमको नजर आ रही है। दूसरा, पंचम भाव से अगर हम लव मैरिज देखें तो वो शनि का घर है। शनि अपने से छठे भाव में बैठे हैं, लेकिन वो भी अपनी स्वराशि के हैं। तो हमको जो प्रतीत होता है कि लव मैरिज होनी चाहिए। जहां तक रह गई थोड़े डिफरेंसेस की बात, तो वो तो जो प्रश्न करता है उसके मन में ही है, लेकिन जो जिसकी शादी की हम बात कर रहे हैं वो अपनी तरह से पूर्णतः पराक्रम के द्वारा, क्योंकि चंद्रमा पराक्रम भाव में बैठा है, वो विवाह करने के लिए आतुर है। और मुझे लगता है प्रेम विवाह होना चाहिए, डिस्पाइट ऑफ डिफरेंसेस विद द पेरेंट्स, हो जाना चाहिए शादी इसका। संजना रघुवंशी जी। जी गुरुजी। गुरुजी जैसे बाकी सबने कहा, पर एक चीज है कि चंद्रमा पे राहु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है। तो चंद्रमा पराक्रम भाव में है, लेकिन ये थोड़ा मुझे पीड़ित लग रहे हैं चंद्रमा। और गुरु की दृष्टि भी है, शनि पंचमेश होके छठे में चले गए हैं। ये थोड़ी प्रॉब्लम है। जो शनि का अपना गुण है कि वो कार्य में थोड़ी अड़चन भी डालते हैं और थोड़ा देर होती है अगर शनि होता है तो। और चंद्रमा गुरुजी मुझे यहाँ पे थोड़ा पीड़ित लग रहे हैं। बाकी शादी होनी चाहिए, लेकिन हाँ थोड़ी परेशानी के बाद हो सकती है शादी। परेशानी के बाद शादी हो सकती है। संजीना निर्मला। गुरुजी अगर हम देखें तो केंद्र में लगन भी शीर्षोदय आया। आवाज थोड़ा तेज कर लो संजीना। अब आ रही है गुरुजी। हाँ है, फिर भी थोड़ी हल्की आवाज। थोड़ा मेरे स्पीकर में ही प्रॉब्लम हुई है गुरुजी। अच्छा अच्छा। अगर हम देखें लगन तो शीर्षोदय है और चर लगन भी है, स्थिति में बदलाव तो जरूर आएगा, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा जो बीच कारक हम मानते हैं वो बहुत पीड़ित है 3 ग्रहों से, राहु मंगल और शनि से। और केंद्रीय प्रभाव अगर हम लेते हैं तो सिर्फ केंद्र में सिर्फ राहु और केतु दो मतलब कि अशुभ ग्रह ही है, केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह नहीं बैठा हुआ। और एक गुरुजी मुझे कंफ्यूजन है, जैसे ये कुमार जी ने पूछा है कि अपने पुत्र के लिए, तो इसके अंदर अगर हम पंचम को लगन कार्येश बना के उससे हम सप्तम भाव नहीं देखेंगे। पंचम को लगन बना करके सप्तम भाव देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो सीधा मतलब इसी से ही हम इसी को ही लगन माने, मतलब बुध को। बिल्कुल। लेकिन इसमें अब लगन बदलने की जरूरत नहीं है। हम एक ही बार लगन बदलेंगे, बार बार हमको अलग अलग कार्य के लिए या और कोई भी चीज के लिए लगन बदलने की प्रश्न लगन में जरूरत नहीं। ठीक है गुरुजी। तो इसके अंदर जैसे केंद्रीय प्रभाव देखे और चंद्रमा को जिस हिसाब से हम पीड़ित देख रहे हैं, तो गुरुजी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। थोड़ा मुश्किल लग रहा है। विजय पत्रकार जी। प्रणाम गुरुजी। पंचम भाव से हम लव मैरिज का थोड़ा विचार करते हैं, तो पंचम में जो शनि है वो वक्री होकर षष्ठ भाव में बैठा हुआ है। और जो चंद्रमा जो बीज है, जहाँ मतलब मन से जो इच्छा है, जो पूर्ति इच्छा की जो पूर्ति होती है, तो उस चंद्रमा पर शनि की भी दृष्टि है, मंगल की भी है और राहु की भी दृष्टि है। तो मुझे ऐसा लग रहा है सर, मतलब अविवाह स्थान पर मतलब राहु भी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि परेशानी होगी इनको प्रेम विवाह में। हालांकि जो मतलब लग्नेश है वह मतलब लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, लेकिन उसके साथ में मतलब सूर्य और शुक्र भी है, तो सूर्य की वजह से अलगावकारी ग्रह वो भी व्ययश है, तो ये भी उनकी मतलब लव मैरिज में दिक्कत ला सकता है, तो मुझे लगता है तो। प्रेम प्रकाश जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। ये द्विस्वभाव लग्न है
तो असमंजस की स्थिति तो वैसी बनती है, लेकिन शीर्षोदय लग्न भी है। और लग्नेश अपने 11th हाउस में है, बुध शुक्र के साथ, जो एक अच्छी स्थिति है। और लग्नेश की दृष्टि पंचम भाव पे है, जिससे अपन प्रेम संबंधी देखते हैं। और गुरु की दृष्टि लग्न पर भी है, लेकिन चंद्रमा या गुरु जी पीड़ित है शनि मंगल और राहु से, 3 अशुभ ग्रहों से पीड़ित है। और पंचमेश जो है शनि है, वह अपने से वो 6वें स्थान में है, 6वें भाव में है। तो यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ लगती है गुरुजी। मैंने थोड़ी परेशानी है गुरुजी शादी। सैमसंग से कौन जुड़े हैं? सैमसंग से कौन जुड़े हैं? कोई नहीं। चलो नीलम बताओ। घर में हो या ऑफिस में हो, अगर नहीं बताने की स्थिति में हो तो वो भी बता दो। सुनीता देवी जी, आप बताइए। गुरु जी प्रणाम, अभी मैं ज्वाइन की हूँ। क्या प्रश्न था? लव मैरिज होगा कि नहीं? लव मैरिज के लिए तो गुरु जी पंचम भाव, 11 भाव, 7th भाव सभी देखते हैं। पंचम का संबंध सप्तमेश से 11 स्थान से हो तो ये संभावना बनती है। और प्रश्न कुंडली के अनुसार से तो लग्नेश एकादश भाव में है, तो इस तरह से तो क्या है, गुरु गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे है, तो ये तो शुभ दिख रहा है गुरु जी। पंचम भाव अपने से 6ठे भाव में चले गए हैं, अपने ही राशि का है, तो पंचमेश 6ठे भाव में चले गए हैं, तो ये दिक्कत दिखाता है गुरु जी। गुरु चतुर्थेश सप्तमेश होकर के भाग्य भाव में है, ये तो अच्छा दिखते हैं। गुरु की दृष्टि लग्न पे है, चंद्रमा पे है, पंचम भाव पे है। लव मैरिज का संभावना तो दिख रही है गुरु जी। कनिका महाजन, आवाज मिल रही है कनिका? जी नमस्कार सर। आपको मैं देखता नहीं हूँ, आप क्लास में नहीं आते हैं क्या? सर पिछले कई क्लासेस से नहीं अटेंड कर पा रहे थे, थोड़ा ऑफिस का उस वक्त टाइमिंग्स आप चेंज हुआ ना जब से, तो वो थोड़ा परेशानी हो रही थी इसमें ज्वाइन करने में। अच्छा, आप अपना वीडियो भी ऑन कीजिए, आपको पहचान भी नहीं रहा है। सर अभी तो ऑफिस में ही है, आज तो नहीं कर अच्छा, पाएंगे, नेक्स्ट टाइम में कोई जरूर बात, कर लूंगी। चलिए ठीक है ठीक है। कुछ आपके समझ में आ रहा है तो बताइए। जी इसमें सर संभावना दिख रही है इस चार्ट के हिसाब से। शनि वक्री है मगर अपने घर में गए हैं, तो शायद थोड़ा अभी, जब वक्री में आप हमेशा कहते हैं कि प्लैनेट का वो हो जाता है, और गुरु की दृष्टि है जो होना, गुरु खुद भी सप्तमेश हैं और गुरु की दृष्टि पंचम भाव पे भी है, तो कुछ डिले के साथ मगर होने की संभावना है। लग्नेश खुद अगर हम वैसे देखे जाएं कि इसमें कौन सा लगन पड़ रहा है, तो वो भी शीर्षोदय लगन पड़ रहा है, और शीर्षोदय लगन के मालिक अगर 11वें में गए हैं पहले, उससे भी हम कहते हैं कि यस। और गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे भी है, पंचम भाव पे भी है, लगन पे भी है, तो इस चीज की संभावना को तो दिखा ही रहा है सर। चलिए अच्छी बात है, अब मैं भी बोल लेता हूँ, उसके बाद कुमार प्रवीण जी बोलेंगे, ठीक है ना? क्योंकि जो प्रश्न लाते हैं वही मास्टर होंगे, ठीक है ना, वही निर्णय लेंगे।
लग्न शीर्षोदयी है और चरोन्मुख है, 15 डिग्री से ऊपर निकल गया है तो चर की ओर है। अब मान लेना चाहिए हम लोगों को, ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो भी स्थिति है उसमें परिवर्तन होगा, होगा या नहीं होगा। ठीक। दूसरा है लग्नेश एकादश में है, भाग्येश एकादश में है और सूर्य द्वादश का स्वामी का दोष सूर्य को नहीं लगता, 8वें 12वें और दूसरे के स्वामी होने का दोष सूर्य को नहीं लगता, इसलिए वो अगर लग्नेश के साथ है तो बहुत बुरा नहीं है। ऐसे भी सूर्य बुध कहाँ अलग होते हैं। ठीक है। एक नियम तो ये भी कहता है कि एकादश स्थान बलवान हो जाए तो कार्य सिद्ध हो जाए, तो इसका एकादश स्थान बलवान हो गया है तो कार्य सिद्ध हो जाना चाहिए। दूसरा ये भी कहता है कि लग्न यदि शुभ प्रभाव में हो तो कार्य सिद्ध हो जाता है। तो लग्न गुरु के प्रभाव में है गुरु के प्रभाव में, राहु केतु एक्सिस जो है वो आप देख ही रहे हैं, लेकिन गुरु के प्रभाव में है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ भी कहते हैं कि हो जाना चाहिए। दुविधा कहाँ है? दुविधा दो ही जगह है। पहला दुविधा है कि पंचमे शनि छठे में है, अपनी राशि का है, कुछ भी है, आप लोगों को अभी तुरंत एक पत्रिका दिखाएंगे, ठीक है ना, ताकि आप लोग, मैं अभी देखा हूं तो आप लोग देख लेंगे, किसी भी विषय पर हो तो ज्ञान ही बढ़ेगा, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो वो छठे में शनि का होना अच्छा नहीं, और चंद्रमा के ऊपर शनि मंगल और राहु तीनों का प्रभाव होना अच्छा नहीं। इसका मतलब क्या है कि शादी होगी लेकिन तरह तरह के लोगों के मन में तरह तरह की बातें आएंगी और जाएंगी, ठीक है ना, तो ये समस्याएं रहेंगी। और तीसरा बात जो कहना चाहेंगे कि जैसे अनुराधा जी ने कहा कि लव मैरिज होगा, पहला कारण कि वर्तमान समय तो इसी को हाँ बोलने के लिए कहता है, और दूसरा कारण कहते सहारनपुर की पत्रिका है, तो इसका मतलब उनको सहारनपुर के बारे में कुछ विशेष जानकारी है, तो उसको भी देश काल और परिस्थिति के हिसाब से हम मना नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो देश काल और परिस्थिति भी कह रहा है कि हाँ लव मैरिज होना चाहिए, लेकिन परेशानी होगी, कभी ये नहीं मानेगा, कभी वो नहीं मानेगा, कभी इधर हो जाएगा, कभी उधर होगा, ये सब परेशानी होगी। अब कुमार प्रवीण जी बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मैंने उनको ये बताया था, क्योंकि लव मैरिज का क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये है कि शादी की बात है, लव तो बाद में देखी जाएगी, इसका मतलब बात शादी की चली है तो च्युति का क्वेश्चन बैठता है। फिर जैसे आपने बताया, मैंने वैसे ही उनको बताया था कि लगन जो है च्युति में जा रहा है और शुभ ग्रह का प्रभाव है गुरु का, तो एक कंडीशन हाँ की बनती है। फिर जब चंद्रमा को इन्वेस्टिगेट किया तो चंद्रमा का हालांकि जो है सप्तमेश से संबंध बन रहा है, क्योंकि गुरु जी एक बार आपने बताया था कि अगर लगन देश का या चंद्रमा का सप्तम से संबंध बन जाए तो शादी हो जाती है। तो मैं लव मैरिज बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये भी मैं कहना भूल गया था, ये भी एक संबंध है फिर- जो शादी के लिए हाँ कहता है। फिर उसमें एक मुझे एक प्रॉब्लम नजर आई कि जो सप्तमेश है वो अष्टम के साथ बैठा हुआ है, तो आपने ये भी बताया था कि नष्ट बलि ग्रह के साथ हो या न 8वें 12वें में चला जाए तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा सप्तम में भी राहु बैठा है, तो गुरु जी ये भी थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही थी। फिर देखा चंद्रमा का पंचम के साथ इस साल तो बन रहा है, लेकिन वो छठे में गया है, तो कुल मिला के गुरुजी मुझे कंडीशन थोड़ी नेगेटिव लगी। लेकिन लगन को मैंने देखा पॉजिटिव है और च्युति का क्वेश्चन है और 11 भाव भी थोड़ा सा ठीक लग रहा था मुझको। तो फिर मैंने देखा कि अगर लव मैरिज का क्वेश्चन आया तो इसका मतलब और लड़के की कुंडली है तो लव तो वो मानेगा तो है नहीं, तो इसलिए मैंने गुरुजी उसको हाँ कर दी कि लव मैरिज हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू। आप लोग ये पत्रिका देखिए। गुरुजी एक छोटा सा डाउट है इसमें। गुरुजी हाँ बोलो। हाँ, एक ये डाउट हो रहा था गुरुजी कि हमने, क्योंकि लव मैरिज वैसे तो फिफ्थ हाउस से हम लव देखते हैं और 7th से हम मैरिज देखते हैं, तो मुझे ऐसा लगा जैसे सभी लोगों ने कार्येश 5th हाउस को शनि को माना, पर मुझे लगा कि ये मैरिज से रिलेटेड है, लव होगा या नहीं दैट इज डिफरेंट थिंग। और लव मैरिज बात समझो, जी, लव ही मूल प्रश्न है, ठीक है ना। तो फिर कार्येश पे शनि को ही माने हम। हाँ बिल्कुल। तो फिर यहाँ हमसे मिस्टेक हुई है कि हमने कार्येश, हमें लगा कि सप्तम को लेना है। ना कोई नहीं, ठीक है गुरुजी, थैंक यू। हाँ ऐसा कोई जरूरी नहीं है हम लोग। हाँ बोलिए कुमार प्रवीण जी। इसमें जैसे गुरुजी मंगल जो है अष्टमेश होके सप्तम उसके साथ बैठा, सप्तमेश के साथ, तो इसमें मतलब क्या प्रॉब्लम तो दिखाएगा ना गुरुजी, या नहीं हाँ दिखाएगा? भाई, तो
कौन सा माता पिता तुरंत में राजी हो जाते हैं? पंजाबी को छोड़ के पंजाबी तुरंत राजी होते हैं, ठीक है ना? गुरुजी यहाँ एक बात पंजाबी मैं और कहना पंजाबी चाहूँ। मौके की नजाकत को भाप लेते हैं सर, इसके अलावा कोई हाँ चारा नहीं होता, बोलिए। बाद में सबको सब कुछ राजी होना ही ये पड़ता है सर। मेरे घर की भी घटना है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। सर मैं भी अभी भुक्त हो गई हूँ इसी चीज की अभी जनवरी में। गुरुजी मेरा तो मूल ज्योतिष सीखने का कारण ही यही था। ये आपको मैंने पहले बताया। दूसरा गुरुजी, इस कुंडली में मेरे को जो एक बात बीच में और बतानी थी जो मैं कहना भूल गई, कि शुक्र से भी हम प्रेम और संबंध को देखते हैं। तो धनेश और भाग्येश माने शुक्र वृद्धि भाव में बैठे हैं, तो ऑब्वियसली वो तो मानेंगे ही नहीं, लड़का एडमेंट लड़का है नहीं मान रहा है भाई, जी। लड़का और नहीं मान रहा मंगल क्योंकि गुरुजी अपने ही घर को देख रहे हैं, है। तो वो और पराक्रम अपना खुद और लड़का ही दिखाएगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड प्रश्न है। तो मुझे लगा कि ये होना चाहिए। दूसरा गुरुजी पंजाबी याद जल्दी राजी हो जाते हैं, ये आपने सही कहा, लेकिन मेरे जैसे कुछ अड़ियल टट्टू भी होते हैं जो फंस जाते हैं कि ना, पहले सब कुछ भांप लो, तोल मोल के बोल वाली स्थिति में आता है, तब काम करता है आगे, नहीं तो नहीं करता। होता है, लेकिन मेरे घर में अभी देखे एक शादी हुई हमारे भतीजे की, लड़की पंजाबी थी, मतलब जो भी रहा हो, घर गई, हाँ घर गई थी शायद। गर्ग तो पंजाबी नहीं होते गुरुजी, अगर पंजाब के हैं तो पंजाबी हो गए, वो अलग बात। हाँ जो भी रहा हो, लेकिन वही कल्चर सारा सारा वही था, क्या नाम कहते हैं, पंजाबी का ही था। रसम वसम सारे उसी तरह से निभाए गए, तो हम लोग तो मूक दर्शक बने थे, ठीक है ना। लड़का खुश था तो हम लोग कहे चाहो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो उस कल्चर में मैंने देखा कि माँ बाप को परेशानी नहीं होती, ठीक है अच्छा कर लिया, अपना पसंद कर लिया तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं। ना तो पलट के माँ बाप को कहने आओगे कि तुमने शादी करा दी हमारी ऐसी वैसी, कुछ नहीं, अपना पसंद किया, जैसा किया वैसा अपना रखो, ठीक है ना। मूल प्रश्न यही होता है गुरुजी कि तुमने खुद पसंद किए तो निभाओ, आपकी जिम्मेवारी, परिवार की नहीं। गुरुजी अगर पंचमेश हम मान रहे हैं तो फिर तो दो दो शुभ ग्रहों का प्रभाव तो वैसे ही हो रहा है, गुरु और चंद्रमा का वैसे बन रहा है, शुक्र की भी सप्तम दृष्टि इस पे पड़ रही है, तो फिर तो ना की संभावना बिल्कुल ही नहीं है इस कुंडली ना में। नहीं होना चाहिए, देश काल परिस्थिति भी ना नहीं बता रहा है, ठीक है। 11th हाउस भी इतना मजबूत है जी। चलो एक जनरल हॉरोस्कोप देख लो सर। ये हॉरोस्कोप है, और मैं जो कहता हूं मैं नहीं कर पाता हूं, अलग बात है कि जन्मकालीन दशा के ऊपर रिसर्च बहुत जरूरी है। तो ये पत्रिका देख करके बताइए कि जातक का क्या होगा। क्वेश्चन क्या है समझ नहीं आया। क्वेश्चन क्या करना है, समझना क्या है, हमने हिंट दिया जन्मकालीन दशा देखो, आगे बढ़ के बताओ क्या होगा। ओके। हम तो हमेशा कहते हैं ना, जन्मकालीन दशा एक जीवन का बारीक लकीर खींच देता है, वैसा ही जीवन चलता है। सर ये वकील या कुछ है क्या, ये मतलब बहुत कॉम्पिटिटिव, मतलब राहु राहु शनि, तो राहु तो 6th हाउस में बैठा है और शनि 4th में बैठा है, या तो माता से संबंध में हो सकता है, बीमारी के संबंध में हो सकता है, या फिर प्रोफेशन, जो कि अपन मतलब वकील या इस तरह के प्रोफेशन को अपन देख सकते हैं 6th हाउस से। ये तो बात जी जब जन्मकालीन दशा देखेंगे ना, और छठा और छठे से संबंध रखेगा और शनि से संबंध रखेगा, तो उसको बीमारी ही मानेंगे। जी सर। प्रथम दृष्टिया बीमारी ही माने, बीमारी, हाँ समझ रहे हैं ना। जी इस सर। जातक को ऑटो इम्यून डिजीज है, और जब से शनि की दशा लगी है, हम लोग कहते हैं ना पंचमेश है, और हम हमेशा कहते हैं नहीं षष्ठेश है, मूल त्रिकोण राशि से ज्यादा विचार करो। तो इसको ऑर्थराइटिस है, हेपेटाइटिस बी का प्रॉब्लम हो गया है, आंतों में परेशानी है, किडनी इफेक्टेड हो रहा है, आंखों में परेशानी, और सब जो है सो ऑटो इम्यून के इससे हो गया। अब जब से शनि की दशा आई है तब से इसको ज्यादा सताने लगा है। दो कारण है। नंबर 1, शनि
चतुर्थ में तो है ही, सुख में पीड़ा देगा ही, 600 करके चतुर्थ में, नंबर 1। नंबर 2 कि शनि छठे को देख भी रहा है। नंबर 3 शनि से छठे में शुक्र गुरु, शनि से 8वें में सूर्य बैठा, ये 3 ग्रह तो ऐसा ही है। उसके बाद शनि जहां भी बैठा है अंतरदशा ना 2 और खराब आएगा, वो राहु है जटे में बैठा और केतु है जो द्वादश में बैठा है। तो चैन कहाँ देगा इसको? मैं सिर्फ यही बताता हूँ। लोग बोलते हैं योगकारी पंचमेश की दशा है, आगे शनि की दशा आएगी तो जीवन में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये कुछ नहीं कर पा रहा है। 88 का है, जमीन पे बैठना उठना इसके लिए मुश्किल है, आर्थराइटिस बहुत भयंकर है, समझ रहे हैं ना। तो शादी भी क्या करेगा बेचारा, और 2 बहन है, दोनों बहन से नहीं बनता, जीवन आगे कैसे चलेगा? अभी तो माताजी को पेंशन मिल रहा है पिताजी का, तो अपना जीवन यापन चला रहा है, आगे क्या होगा ये समस्या है। तो आप लोगों को भी ऐसे पत्रिकाओं के ऊपर सजगता के साथ ध्यान देना है। मैं हमेशा बीच बीच में दिखा देता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों का ज्ञान बढ़े, ठीक है ना। हम हमेशा कहते हैं अनुकूल दशा अनुकूल स्थिति, प्रतिकूल दशा प्रतिकूल स्थिति, लेकिन जितना प्रभाव मैंने देखा है जन्मकालीन दशा का पत्रिका के ऊपर हो जाता है, उतना प्रभाव और किसी चीज का नहीं होता, समझ गए। इसीलिए जन्मकालीन दशाओं को मैं हमेशा चूंकि उसको ध्यान देता हूँ, इसीलिए हमारे नजर में यही आता है, ठीक है। हमने छूटते ही पूछा था कि भाई स्वास्थ्य कितना खराब हुआ बता दो, तो उसने फिर सब चीज ही बता दिया, ठीक है ना। और इसके अलावा और वही 2-4 बातें हुई, कहानी खत्म हो गया, समझ रहे हैं ना। तो पत्रिका नोट कर लीजिए आप लोग, 22 जुलाई 1988, 10:50, देहरादून उत्तराखंड। ऑटो सर इसमें इम्यून डिजीज पहले तो यही लिखिएगा, उसके बाद लिखिए आर्थराइटिस, उसके बाद लिखिए हेपेटाइटिस बी, उसके बाद लिखिए आंतों में परेशानी, उसके बाद लिखिए आंखों में आईज प्रॉब्लम, अब किडनी पर भी इफेक्ट हो रहा है। तो ये परेशानी, चलिए बहुत संक्षेप में इसको देखने की जरूरत थी। सर हाँ इसमें प्रवीण शनि सर इसमें मैं एक प्लीज सर इसमें शनि जो बुध को देख रहा है लग्नेश को, तो वो क्रूर दृष्टि हो गई, और बुध खुद अस्त है सर सूर्य से, हालांकि ज्यादा सूर्य से नहीं मानते हैं, तो लग्नेश खुद भी पीड़ित है सर यहाँ पे। लग्नेश, लगन भी पीड़ित है, लग्नेश भी पीड़ित है भाई। जी सर, शनि की दशम दृष्टि भी है लग्ने मंगल की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, समझ रहे हो। जी सर। ठीक है ना। एक तो सूर्य बलवान है इसीलिए आपको उम्र दे दिया है, बात समझ रहे हैं ना। आप लोगों को जो हमेशा कहते हैं मंगल देखिए, सूर्य देखिए, चंद्रमा देखिए, लग्न देखिए, लग्नेश देखिए, तो यहाँ पे सूर्य अलग से मजबूत हो गया, एकादश स्थान में है, किसी अशुभ ग्रहों के प्रभाव में नहीं है, 2 अशुभ ग्रह से पीड़ित है। अब कैसे पीड़ित है वो भी आप लोगों को यहाँ बता देते हैं। सूर्य से छठे में शनि है और 8वें में राहु है, तो सूर्य खत्म हो गया, सूर्य पीड़ित हो गया, आप लोग इस चीज को मान लीजिए। तो यहाँ सूर्य भी पीड़ित है, लेकिन एकादश में है, चंद्रमा भी थोड़ा ठीक है, चंद्रमा मंगल से पीड़ित है, तो थोड़ा बहुत तो सब पीड़ित है। तो आयु जो मिल गया ना, थोड़ा सूर्य और चंद्रमा के बल से आयु मिल गया। बाकी पत्रिका में शुक्र गुरु एक ही जोड़ा है, सभी ग्रह अकेले अकेले बैठे हैं, समझ रहे हैं ना। तो जितने ग्रह अकेले अकेले बैठेंगे जातक के जीवन में परेशानियां उतनी हो सकती है। योग, हम लोग क्या कहते हैं हमेशा, योग फल, तो हमेशा योगों का फल ही अच्छा होता है। सेपरेट प्लानेट कभी भी बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते, ठीक है ना। अपने जीवन में अपने जिस स्थान में बैठे रहते हैं उस स्थान में मनमानी करते हैं। चंद्रमा को जैसे कि इसमें इधर भी कोई ग्रह नहीं है, इधर भी कोई ग्रह नहीं है, तो केंद्रुम दोष बताएंगे। तो शनि के भी तो इधर कोई नहीं है, इधर कोई नहीं है, समझ रहे हैं ना।
तो ऐसे भी अलग अलग जो भी कोई ऐसे ग्रह बैठे हों, चंद्रमा, शनि, राहु, मंगल, बुध, सूर्य, केतु, पूरे भारतवर्ष में फैल गए, ठीक है ना, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते। चलिए इसको अब हम लोग बाद में सर सुनेंगे। मैं गुरुजी एक एक लाइन बोलना गुरुजी चाह एक रहा था सर उसमें। हाँ प्रवीण जी बोलिए आप। इसमें मैं सर ये कहना चाह रहा था, जैसे शनि के जन्मकालीन दशा से तो लग ही रहा है, जैसे शनि की दशा इतनी खराब जा रही है, एक तो केतु की दृष्टि है, दूसरा उसके घर में राहु बैठा हो, जैसे हमने पिछली क्लास में बताया डिस्पोजिटर उसके घर, शनि के घर में, भाई तो वही प्रॉब्लम राहु कर रहा तो है। बैठा ही है, छठा तो पीड़ित है ही, लेकिन शनि से छठे आठवें में ग्रह बैठे रहेंगे तो वो तो शनि को पीड़ित करेगा ही, उसकी अंतर्दशाओं में तो वो पीड़ा आएगी ही आएगी, समझ रहे दूसरा हैं। गुरु जी एक चीज और लिखा हुआ था फल दीप में, पढ़ा था मैंने 3-4 दिन पहले ही पढ़ा है कि जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही हो वो किसके नक्षत्र में, उसके जहाँ पे बैठा नक्षत्र उसका स्वामी कौन है, तो मंगल के नक्षत्र में बैठा है शनि और मंगल अष्टमेश है इसमें, तो वो थोड़ा सा और ये प्रॉब्लमेटिक कहाँ कर रहा पर है। पढ़ा, आप हमको फल पेज फल नंबर बता फल दीजिए। मैं अभी थोड़ी देर में बता दूंगा सर आपको निकाल के, हाँ मैं अभी क्लास मैसेज में कर बता दूंगा दीजिएगा, मैंने मैसेज बल्कि एक कर हाईलाइट दीजिएगा। किया था मैंने सर उसको ना, मैं बता दूंगा। बता दीजिएगा। नमस्ते। सर चलिए एक अच्छी बात। हाँ 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 फिर से लगा लेते हैं, आप चिंता मत कीजिए। अनुराधा जी से पहले ले लेते हैं प्रश्न, उसके बाद आपसे ले लेते हैं कुंभार जी। अनुराधा जी बोलिए। गुरुजी मेरा कोई प्रश्न नहीं था इस पे। अच्छा कुंभार जी बोलिए। सर मेरा जो प्रश्न कुंडली थी उसके ऊपर ही प्रश्न है, जो नेक्स्ट वाली है ना। हाँ बोलिए। सर इसमें केतु और राहु जो सप्तमेश लग्न और सप्तमेश में बैठे हैं, इसका विचार कैसे करेंगे हम? यहाँ पे ये बोलेंगे कि राहु सप्तम में है तो इंटरकास्ट होगी, या वो वैसा सोचेंगे क्या? हाँ ये भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा है कि भाई बहुत ज्यादा नीति के साथ चलेगा, जो भी जातक होगा ना वो बहुत नीति के साथ चलेगा, बहुत योजना बना करके काम आगे बढ़ाएगा। राहु केतु योजना भी देता है और जातक को भय और भ्रम भी देता है। सब चीज होने के बावजूद भी ये भय रहेगा कि हमारा कार्य होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। ओके। ये काम जो है राहु केतु कराएगा, ठीक है। जी सर, धन्यवाद सर। चलते हैं अब अपने विषय वस्तु की ओर और आगे बढ़ लेते हैं। तो लोगों का पूछना होता है कि हमारे हमारे भारत देश में, और हमको लगता है कि विदेश में भी कुछ न कुछ कल्चर है। अब ये नीलम बताएगी, वो बाहर रहती है, कि ये ब्लैक मैजिक के बारे में, या किसी ने कुछ कर दिया, या घर के किसी देवी देवता का दोष है, इस तरह का परिणाम जो है हमारे भारत में ही है अंधविश्वास के रूप में, या अमेरिका में भी है? अच्छा नीलम आज ऑफिस में है, पैक है पूरी, नहीं ठीक है। गुरुजी है, गुरुजी ऐसा है इसलिए मैं कह सकती हूँ क्योंकि मेरी बहन कनाडा में रहती है, हाँ उसके भी बेटे की शादी तय हुई है, वो नहीं हम्म। राजी थे तो उसके मुंह से सीधा निकला कि दीदी जरा देख के बताइए कोई काला जादू तो नहीं किया, वो हरियाणा के हैं लड़की वाले। अच्छा ब्लैक तो मैजिक वहां पे भी होता है गुरुजी, कहते हैं वहां पे हाँ भी लोग। हाँ, मतलब लोग वहाँ के, मतलब चूंकि इंडियन तो बोलते ही बोलते हैं, क्या अमेरिकन भी बोलते हैं इस चीज को कि कोई बिल्कुल सर। निगेटिव एनर्जी काम करता है? सर इंग्लैंड में कुछ 100 साल पहले किसी भी महिला को विच मतलब क्या बोलते हैं, डायन या विच घोषित करके जला दिया जाता था। अच्छा तो वहां पे तो बहुत ज्यादा अंधविश्वास था सर ये सब चीजों को लेके, और अभी डेमोक्रेसी और वेस्टर्न करके वो थोड़ा मॉडर्न दिखाते हैं, पर है नहीं, आज भी है अच्छा सर, बहुत अंधविश्वास है वहां पे। चलिए वही जानना था हमको, क्योंकि लोग अब भारत को बहुत पिछड़ा हुआ और अंधविश्वासी मानते हैं, इसीलिए हमारा पूछना था कि हम तो चूंकि आज अभी जो बताएंगे ना उसमें यही होगा कि गुरु जी ये सब बातें अंधविश्वास की ओर ले जाएगा, लेकिन चूंकि अंधविश्वास की ओर ले नहीं जाता है, हम पॉजिटिव सोच करके पॉजिटिव हो जाते हैं, तो निगेटिव सोच करके निगेटिव क्यों नहीं होंगे, ठीक है ना। तो निगेटिव सोच करके भी निगेटिव होंगे। तो उसी संदर्भ में पूरा श्लोक तो
पढ़ने की जरूरत नहीं है। देव दोष ज्ञानम, देवताओं का दोष है, ठीक है ना। तो कहा जाता है कि यदि लग्न से, आप लोग 3 स्थान याद रखिएगा, 9वें 12वें और 6ठे स्थान में पाप ग्रह हो तो रोगी तथा जल शास्त्रादि से पीड़ित मनुष्य को अपने कुल से उत्पन्न देवता का दोष जानना चाहिए। तो जल शस्त्रादि का मतलब ऐसा प्रयोग जो पानी के द्वारा कर दिया गया है, ठीक है ना। तो और इससे किसी भी तरह का नहीं, यहाँ निगेटिव एनर्जी की बात आ गई 6ठे में, 9वें में, 12वें में, ठीक है। तो पाप ग्रह हो तो रोगी को जल शस्त्रादि से पीड़ित मनुष्य को अपने कुल से उत्पन्न देवता का दोष जानना चाहिए। तो यहाँ कुल के ही देवी देवता का दोष माने, ये ज्यादा अच्छा है। यदि 8वें 12वें स्थान में राहु हो तो प्रेत का दोष मानना चाहिए। 8वें 12वें स्थान में राहु हो तो प्रेत का दोष मानना चाहिए। बृहस्पति हो तो पितरों का दोष मानना चाहिए। कहाँ? 8वें और 12वें स्थान में। चंद्रमा हो तो जल देवी का दोष मानना चाहिए, ठीक है। सूर्य हो तो देवी का दोष मानना चाहिए। और 8वें 12वें में शनि बुध हो तो अपने कुल पूज्य देवता का दोष समझना चाहिए। अब कुछ बातें हैं जो आप लोग समझेंगे कि ये क्या है, वो मैं उसका जवाब दे दूंगा। आगे लिख लीजिए, 8वें 12वें में मंगल हो तो साकिनी का, शुक्र हो तो जल देवी का। यहाँ चंद्रमा और शुक्र से जल देवी का ही माना गया है। तो दोष जानना है, जो मनुष्य नारायण से विमुख रहते हैं उन्हीं को ये दोष होते हैं। अब आगे लिखता है, मैं बता दूंगा फिर। यदि उक्त ग्रह अपनी राशि या उच्च राशि में हो तो उपाय से दोष शांत हो जाता है। यदि चंद्रमा और बृहस्पति बलहीन हो तो असाध्य समझना चाहिए। अर्थात अपने राशि में है, उच्च राशि में है तो भी दोष लगेगा, लेकिन तब हम उस दोष का उपाय कराएंगे तो दोष शांत हो जाएगा। और अन्य राशि में होने से दोष शांत नहीं होगा। साथ ही चंद्रमा और बृहस्पति के बलहीन होने से असाध्य समझना चाहिए। तो यहाँ जो ये साकिनी का प्रयोग किया गया है वो भी एक डाकिनी, साकिनी, वो 64 योगिनियों में से एक योगिनी का नाम है साकिनी, ठीक है ना। हम लोग जब कोई बड़ा अनुष्ठान करते हैं तो सूर्य आदि नवग्रह लेते हैं, ठीक है। गणपत्यादि पंचलोकपाल लेते हैं, वास्तु लेते हैं, क्षेत्रपाल लेते हैं, इंद्रादि 10 दिक्पाल लेते हैं, चतुष्षष्ठ योगिनी लेते हैं, सबका आवाहन करते हैं। हम अपने चारों तरफ बंधन बार बांधते हैं इन देवी देवताओं से, ताकि हमें पूजन करने के समय कोई विघ्न उत्पन्न ना हो। अगर कोई डायन जोगन चाहे कि पूजन करने के समय भी अगर कोई मंत्र तंत्र का प्रयोग करें तो वो न कर सकें, ठीक है ना। तो साकिनी शब्द जो आया है वो 64 योगिनियों में से एक है, इसीलिए उसको 64 योगिनी से समझना है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया। यदि पाप ग्रह बलि होकर केंद्र में हो तो देवता असाध्य होते हैं, और यदि शुभ ग्रह केंद्र में हो तो मंत्र स्त्रोत आदि से साध्य समझना चाहिए। अगर 8वें 12वें में ग्रह होने के बाद यदि पापी ग्रह केंद्र में हो तो वो असाध्य हो जाएगा, उसको ठीक कराना मुश्किल होगा।
और यदि केंद्र में शुभ ग्रह हो तो वो ठीक हो सकता है। यदि केंद्र, अष्टम और त्रिकोण स्थान में शुभ ग्रह हो तथा उपचय में चंद्रमा हो, लग्न को शुभ ग्रह देखते हो तो रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। फिर से समझिएगा, यदि अब जो ऊपर बता दिया गया वो सब सही है, अब इससे स्वयं सेल्फ रेमेडी कैसे संभव है? तो केंद्र और अष्टम और त्रिकोण स्थान में शुभ ग्रह हो जाए तथा उपचय स्थान में चंद्रमा हो जाए। उपचय स्थान है तीसरा, छठा, 10वां, 11वां, और लग्न को शुभ ग्रह देखते हो तो रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि रोगी जो है वो कुछ भी हमारे ऊपर क्रिया किया गया है तो वो क्रिया जो है रोग के रूप में दिखाई देगा। क्लियर हो गया? रोग के रूप में दिखाई देगा। अब कहा जाता है कि केंद्र में यदि अशुभ ग्रह हो तो असाध्य रोग के रूप में दिखाई देगा। केंद्र में शुभ ग्रह हो तो असाध्य रोग साध्य हो जाएगा, उपाय से समाप्त हो जाएगा। लग्न को शुभ ग्रह का प्रभाव हो, 8वें 12वें में शुभ ग्रह हो तो ऐसे स्थिति में हम उपाय से उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। तो इसको एक दो बारी अपने हिसाब से दोहरा लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि हम अंधविश्वास की बात नहीं करते। हो सकता है कि निगेटिव एनर्जी का किसी न किसी रूप में प्रवेश हुआ हो जिसके कारण से रोग हुआ हो। तो यदि कोई इस तरह से प्रश्न लेकर के आए कि देखिए ये कोई रोग है या किसी ने कुछ करा उरा दिया है, तो सिम्टमेटिक हो जाता है, वो पता चल जाता है। तो सबसे ज्यादा दूसरों से जो प्रभाव आता है तो वो आता ही है, लेकिन अपने कुल देवी कुल देवता का प्रभाव विशेष होता है। और अब जो ये डाकनी शाकनी सबका जल देवी का प्रभाव आएगा, ये सब बाहर से पेश आ जाता है। पेश आ जाता मतलब है किसी के मंत्र तंत्र से प्रभावित होता है। तो मैं इसको उतना ही मानने के लिए कहूंगा जितना आपका इसके ऊपर विश्वास हो। ठीक है ना? हमारा विश्वास है, हम मानते हैं। आपका जितना विश्वास हो आप उतना माने। जी कुमार प्रवीण जी, क्या प्रश्न है? सर जी, इसमें एक लाइन आपने बताई थी कि जो व्यक्ति नारायण से मतलब भगवान की पूजा ना करते हाँ उसके हाँ दोष होते हैं। हाँ, तो नहीं मेरा कहना मतलब ये है मैं एक मिनट, मैं समझ गया। जो नारायण से विमुख होते हैं उनको ये दोष जल्दी ग्रहण करता है। बात समझिएगा। जल्दी की बात, ठीक है सर। नारायण से विमुख होने का मतलब है कि विष्णु भक्त नहीं होना या विष्णु के ऊपर विश्वास नहीं करना। कई लोग ऐसे होते हैं, हमने अपने घर परिवार में भी देखा है कि भगवान है, सब चीज है, लेकिन उनको पूजा पाठ किसी चीज से मतलब नहीं है। ठीक है ना? वो अपना अपना सादा जीवन, उच्च विचार जीते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। उनको ये भी नहीं कि आप भगवान का पूजा क्यों करते हो, आप उनको प्रसाद दो, वो भी प्रणाम करके प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कभी पूजा पाठ इधर उधर, ठीक है ना, आप ले गए मंदिर, चले गए, हाथ जोड़ लिए, अच्छी बात है, लेकिन वो अपने से कोई अपना कोई मंदिर का या अपने कोई पूजा का प्रोग्राम उनका नहीं होता। ठीक है ना? ऐसे भी लोग घर में होते हैं, तो उसको लोग नारायण से विमुख कह सकते हैं। तो जो आजकल हम कहते हैं कि ऐसे लोग जो नारायण से विमुख है उनको तो कोई प्रभाव ही नहीं होता, क्योंकि वही जागा हुआ है। हम लोग तो सब सोए हुए हैं, हर प्रभाव को लेने के लिए तैयार है। वो तो पहले ही सोच लेता है क्या है नहीं है, चलो भगवान है, प्रणाम आपको। ठीक है, अगर है तो आपको प्रणाम है, नहीं है तो कोई बात नहीं। समझ रहे हैं ना? तो वो इस बात को 100% मानने के लिए राजी है ही नहीं कि आप हैं। ठीक है, फिर भी चूंकि कुल की परंपरा है, मर्यादाएं हैं, बड़ों को भी रेस्पेक्ट देना है, चरण छूना है, भगवान के आगे भी हाथ सर झुकाना है,
वो काम करते हैं, वरना लोग उससे विमुख रहते हैं। हाँ अनेजा बताओ। सर मेरे कहने का मतलब ये था, इसमें मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, तो अगर नारायण की पूजा कर लें हम इसमें, तो फिर तो सारा खत्म ही हो जाएगा, चाहे उसमें हमारी आप कंडीशन मैच हो। पहले से नारायण भक्त हो, उस समय नारायण की पूजा नहीं करनी है। नहीं, वो मैं समझ गया सर, तो ऐसा हो सकता, पॉसिबल है कि बाद में नारायण की कर ले तो? बाद में जिससे प्रॉब्लम है उसकी पूजा करें। ठीक है सर, ठीक। गुरुजी मेरा प्रश्न ये था, जो आपने अभी सूत्र बताए हैं रोग के संदर्भ में, तो गुरुजी कई तरह के मतलब ये केवल रोग पे ही अप्लाई होंगे, या जैसे कई प्रश्न आते हैं कि हमारी शॉप नहीं चल रही, किसी ने काला जादू तो नहीं किया, तो क्या ये सूत्र वहां भी अप्लाई हो सकते हैं? काले आप जादू। अपने हिसाब से करना चाहो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है गुरुजी। अपना ज्ञान जहां तक बढ़ा सको, मैं उसमें रोकने वाला कौन होता हूँ, ठीक है ना। जी गुरुजी, थैंक यू। अब नृप सेवक, राजा और सेवक का शुभाशुभ प्रश्न, इसको मैं छोड़ देता हूं, ठीक है, क्योंकि इसकी बहुत आवश्यकता नहीं। आप लोग पढ़ लीजिएगा, मोटा मोटा उसी से मिलता जुलता है जो हम लोगों ने पढ़ लिया है पहले, क्योंकि है भी बहुत लंबा चौड़ा। अब कुछ आ जाता है जो षट पंचाशिका से है, इसको मैं पढ़ा देना चाहता हूँ, बहुत आप लोगों ने पढ़ा है। स्थो स्थिरोदय स्थिरांशे वा वर्गोत्तमे पिवा स्थितम तत्रैव तद्द्रव्यम स्वकीर्ये नैव चोरितम। यदि स्थिर लग्न का उदय हो, स्थिर राशि का नवांश हो, ये आप लोग श्लोक संख्या 85 पे पहुंचिएगा, ठीक है ना। हम श्लोक संख्या 85 पे हैं, बीच के 10-5 श्लोक हमने छोड़ दिया। स्थिर लग्न का उदय हो और स्थिर राशि का नवांश हो और वर्गोत्तम नवांश हो, तो उसी जगह नष्ट द्रव्य कहें जहां आत्मी व्यक्ति में से किसी ने चुरा लिया है, ऐसा समझना चाहिए। अनेजा को समर्पित है ये षट पंचाशिका के कुछ श्लोक, जो षट पंचाशिका पुस्तक आपके पास गई हुई है भारतीय अनेजा, उसको पढ़ने का प्रयास करना। कि स्थिर लग्न का उदय हो रहा हो, अर्थात 2, 5, 8, 11, और स्थिर राशि का नवांश हो 2, 5, 8, 11, और वर्गोत्तम नवांश हो 2 हो तो 2 ही हो, या मेष हो तो मेष ही हो, वर्गोत्तम के लिए स्थिर नहीं बोला गया है, तो उसी जगह पर नष्ट द्रव्य कहें अथवा आत्मीय व्यक्ति में से किसी ने चुरा लिया। आत्मीय व्यक्ति मतलब अपने लोगों में से किसी ने ले लिया है, नहीं तो वो वस्तु वहीं रखी हुई है जहां आपने उसको अंतिम बार देखा है, उसी के आसपास है। क्लियर हुआ? पर गुरुजी ये तो फिर कंफ्यूजन की स्थिति हो गई, या तो किसी ने चुरा लिया या है, डाउट ही हाँ हो वो गया। दोनों, हाँ डाउट डाउट बना रहेगा, प्रश्न लगन में हमेशा डाउट बना रहता है। ये दैवज्ञ को अपने हिसाब से बाहर निकलने की आवश्यकता है, ठीक है ना। जी गुरुजी एक बार अब दोबारा कहता रिपीट है कर दीजिएगा। स्थिर लग्न का उदय हो, स्थिर राशि का नवांश हो या वर्गोत्तम नवांश हो, तो नष्ट वस्तु उसी जगह पर होना चाहिए अथवा किसी अपने लोगों के द्वारा चुराया गया हो। संजना, अगर आपकी जो चीज खोई थी उसकी कुंडली आपके पास हो तो उससे मैच करके देख लीजिए। हाँ मैं करूंगी। गुरुजी इनकी भी एक, आपको याद होगा हम लोगों ने डिस्कस की थी, जो इनकी चीज खो गई थी, तब तक हमने ये पढ़ा नहीं था ये वाला श्लोक। ठीक, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आदि मध्यावसानेषु द्रेश काणेषु विलग्नतः द्वार देशे तथा मध्ये गृहांते बदे धनम। यदि लग्न का प्रथम द्रेश कान हो, अर्थात लग्न 0 से 10 डिग्री तक हो, तो नष्ट वस्तु द्वार के समीप कहना चाहिए। द्वार मतलब बाहर जहां से निकलते हैं उसके आसपास कहीं छुपा दिया गया हो,
कि जब फुर्सत लगेगा तो बाहर लेकर के चले जाएंगे। मध्य देश कान में हो तो घर के बीच में ही अभी वस्तु पड़ा हुआ है, उसको घर के मध्य में ही खोजने की जरूरत है। और यदि तीसरे देश कान में हो तो फिर घर से बाहर चला गया है। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ लेते हैं। अब प्रश्न तंत्र का कुछ श्लोक है, उसी से संबंधित है। कहता है पतित धनस्थ प्रश्ने मिथो गृहस्थो विलग्न सप्तेशो यदि मुत्सिलन्तयोः स्यात् तदा सुत तत्रैव वदति धनम। गिरे हुए धन के प्रश्न समय में अगर कोई कह रहा है कि मेरा धन खो गया है, उसके प्रश्न समय में लग्नेश में सप्तमेश, लग्नेश सप्तम में और सप्तमेश लग्न में हो और दोनों का इत्तिसाल योग हो रहा हो तो तुरंत कह देना चाहिए कि नष्ट धन वहीं है, कहीं नहीं गया है। फिर से समझिएगा, गिरे हुए धन के प्रश्न समय में लग्नेश और सप्तमेश में संबंध हो, लग्नेश सप्तम में हो, सप्तमेश लगन में हो, दोनों में इत्तिसाल हो रहा हो तो घर वस्तु नष्ट नहीं हुआ है, वो वहीं पर है, ऐसा कहना चाहिए। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है? गुरु जी सप्तमेश क्यों लिया गया? भाई आपके कोई चोर तो लेगा तो प्रतिद्वंदी ही होगा ना, सप्तम से तो वही देखेंगे। जी गुरु तो जी। अगर सप्तम के साथ यदि है, या जी। हमारा कहना है कि सप्तम से हम चतुर्थ से चतुर्थ होने के कारण सुख भोग या सांसारिक सुख देखते हैं, तो हमारा जी। यदि बहुमूल्य वस्तु हमारे पास है, इसका मतलब है कि हमारा सप्तमेश के साथ संबंध है, तो ऐसे स्थिति में वो वही होना चाहिए। अब आपको जिस जिस प्रकार का उदाहरण से सेटिस्फाइड हो उसको उपयोग में ले आना, ठीक है? जी गुरु जी समझ गए, थैंक यू। नष्टम स्वदिशि प्राप्तम पृक्षायाम लग्नगे विधो प्राच्याम ख स्थाने याम्या यामस्ते वरुण्याम वा भू युधिच्याम। कहता है कि यदि चंद्रमा लग्न में हो तो पूर्व, दशम में हो तो दक्षिण, सप्तम में हो तो पश्चिम और चतुर्थ में हो तो उत्तर दिशा में नष्ट धन प्राप्त हो सकता है। अब ये देख लीजिए, ये बहुत भारी चीज नहीं है, याद रखना। चंद्रमा लग्न, लग्न का मतलब ही पूरब होता है, दशम का मतलब ही दक्षिण होता है, सप्तम का मतलब ही पश्चिम होता है और चतुर्थ का मतलब ही उत्तर होता है। यदि चंद्रमा इन चारों में हो तो ये चारों दिशा बता देंगे, और यदि चंद्रमा एकादश में हो, दशम में नहीं हो, तो नॉर्थ ईस्ट बता क्षमा चाहेंगे साउथ ईस्ट बता सकते हैं। और चंद्रमा अष्टम में हो या नवम में हो तो हम लोग क्या बताएंगे, बताइए? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट बता सकते हैं। तो इस तरह से कोणों का विचार अपने हिसाब से करें, लेकिन विशेष रूप से चंद्रमा को लग्न में हो तो पूरब में, दशम में हो तो दक्षिण में, और इसको रटने की भी जरूरत नहीं है, सप्तम में हो तो पश्चिम में और चतुर्थ में हो तो उत्तर में कहना चाहिए, ठीक है ना? उसके बाद कहता है यदि नेन्दु केंद्रे तच्च त्वरि सांस कैश्च पंचयुते भागे दिक्क्रम उक्तो वह्य वनि वा युवा रासो वा। यदि चंद्रमा केंद्र में न हो तो जिस केंद्र के समीप हो उस दिशा में नष्ट धन कहना चाहिए, जो हम आपको अभी बताए। यदि अग्नि तत्व की राशि लग्न में हो तो पूर्व, पृथ्वी तत्व की राशि लग्न में हो तो दक्षिण, वायु तत्व की राशि लग्न में हो तो पश्चिम,
जल तत्व की राशि लग्न में हो तो उत्तर। तो इसको बोर्ड पे क्लियर कर लेते। कहाँ से शुरू किया है? अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल की राशि से शुरू किया है। अग्नि 1, 5, 9, पृथ्वी 2, 6, 10, वायु 3, 7, 11, जल 4, 8, 12। तो ये हो गया पूर्व, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम और ये हो गया उत्तर। शायद यही लिखा है। ठीक है, आप लोगों ने समझा इसको या नहीं समझा? समझ गए। क्योंकि आप लोग एपीए पढ़ के आए हैं भाई। कहा गया अग्नि तत्व की राशि लग्न में हो तो पूरब में समझेंगे, पृथ्वी तत्व की राशि लग्न में हो तो दक्षिण में समझेंगे, वायु तत्व की राशि लग्न में हो तो पश्चिम में समझेंगे, जल तत्व की राशि लग्न में हो तो उत्तर दिशा में नष्ट धन समझना चाहिए। उसके पहले लिखा यदि चंद्रमा केंद्र में ना हो तो जिस केंद्र के समीप हो उस दिशा में नष्ट धन कहना चाहिए। यहाँ जो शास्त्रकार कहना चाहता है कि अगर वो चतुर्थ में है, नहीं है, चंद्रमा तृतीय या पंचम में है, तो भी आप उत्तर दिशा ही बताइए। ठीक है ना? लेकिन हमारा कहना है कि ऐसा मत बताइए। ठीक है, आप उसको कॉर्नर बताने का प्रयास कीजिए, वो ज्यादा उपयुक्त लगता है। ठीक है ना? तो क्योंकि हम किसी भी विधा को 4 दिशाओं में ही तो हम बांट नहीं सकते ना, हमारे पास तो 8 दिशाएं हैं, और आकाश पाताल ले लेंगे, पाताल ले लेंगे तो 10 दिशाएं हो जाएंगे। लेकिन हम 8 दिशाओं में जब बांट सकते हैं तो लग्न के बाद दूसरा और लग्न के बाद हाँ दूसरा और तीसरा भाव आता है। तो ये 2 भाव जो है वो हमारे कोणों के लिए बना हुआ है, तो हम कोण को ले लेंगे। ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोगों को लेकर के चलना है। अग्नि तत्व की राशि लग्न में हो, 1, 5, 9 लग्न में हो तो पूरब में, 2, 6, 10 लग्न में हो तो दक्षिण में, 3, 7, 11 लग्न में हो तो पश्चिम में, 4, 8, 12 लग्न में हो तो उत्तर में हमारा वस्तु गया हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर इसमें चंद्रमा लगन में और पृथ्वी तत्व की राशि तो बेटे चंद्रमा को देंगे ना? तब चंद्रमा को प्राथमिकता दे दीजिए। थैंक यू। गुरुजी एक क्वेश्चन था कि ये जो दिशाएं हमने पढ़ी, तो ये क्या ये सूत्र हम और भी लगा सकते हैं, जैसे किस दिशा में जॉब लगेगी या किस दिशा में विवाह नहीं होगा? यार, सब जगह मत लगाओ, इतना ये भी तो नहीं। क्वेश्चन आते हैं गुरुजी। आप नष्ट वस्तु पढ़ना चाहते हैं या जॉब पढ़ना चाहते हैं? नहीं, वो ऐसे दिशा का आया तो हमने हमने तो पूछ लिया। दिशा का आया तो जबरदस्ती थोड़ी लगा दे। ठीक है, ठीक है गुरुजी। आगे चलिए। हम नौकरी वोकरी के लिए कौन दिशा पूछ रहा है हमसे प्रश्न लगन से? अपने लग्नों से पूछेगा। और आजकल तो सबको बंगलोर, हैदराबाद और अहमदाबाद भेजो, किसी को इधर मत रहने दो, गुड़गांव भेजो। कुछ शहर के नाम याद रख लो, बोलो इसी 5-6 शहरों में नौकरी होगी और कहीं नहीं होगी। ठीक है ना? देश काल परिस्थिति को भी समझा करो। कोई जरूरी है कि पढ़ के ही ज्योतिष होंगे? कुछ समझ के भी ज्योतिष बना जा सकता है। और हम हमेशा कहते हैं कि देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ठीक है? कनिका महाजन। जी सर, ये जब हम ऐसा प्रश्न पूछते हैं नष्ट वस्तु के लिए, तो क्या सिर्फ जो अभी अभी नष्ट, मतलब अभी अभी किसी का गुमा है वही पूछ सकते हैं, या कोई पूछे कि 5-6 साल पहले भी गुम गया था कभी, तो वो अब भी उसकी प्रश्न क्या में लगा बात सकते करना, हैं? जो जी। बीत गई सो बात गई, मानो वो बेहद प्यारा था। अभी जो नष्ट हुआ उसके बारे में पूछिए। ठीक है ना? पुराना कुछ नहीं पूछ सकते इससे? जरूरत नहीं है अब। जी। अच्छा, आगे बढ़ लेते हैं। चोरी गए हुए धन मिलने के प्रश्न में
सप्तम स्थान से चोर, चतुर्थ स्थान से प्रष्टा, लिख लीजिए। लग्न से धन और चंद्रमा को धनेश जानना चाहिए। चोरी गए हुए प्रश्न में सप्तम से चोर, अब समझ में आ गया ना सप्तम का रिलेशन क्यों देखा जाता है। सप्तम का जब संबंध लगन से हो ही जाएगा तो कहाँ जाएगा चोर भाई, वहीं पैसा बता देगा, ये मालिक यहाँ गिर गया था, ये रख लो। चतुर्थ से प्रष्टा जो पूछ रहा है, लग्न से धन जो नष्ट हुआ है या चोरी हुआ है, चंद्रमा से धनेश उसका स्वामी जानना चाहिए। यदि लग्नेश सप्तम स्थान में रहकर सप्तमेश से इस्तेमाल करता हो तो नष्ट धन मिल जाता है। यदि अष्टमेश लग्न में हो तो चोर स्वयं ही धन दे जाता है। सर लग्न से क्या होता है सर आपने? लग्न से धन और चंद्रमा से धनेश। मुझे 10th से क्या बताया आपने? 10th से कुछ नहीं बताया। ओके, क्योंकि वो तीनों चीजें आ गई, चंद्रमा आ गया। तीन ही आया, चौथा नहीं आया। 10th का उदाहरण लिया ही नहीं तो मैं क्यों बताऊं। ठीक है गुरुजी, उसके जगह पे धनेश ले लिया है। ठीक है, चंद्रमा को ले लिया। जी गुरुजी। अष्टम भाव से क्या है गुरुजी? अष्टम भाव हमने कहा यदि लग्नेश सप्तम स्थान में रहकर सप्तमेश से इत्तिसाल करता हो तो नष्ट धन मिल जाता है। इसको सरलीकरण कर देते हैं कि यदि लग्नेश और सप्तमेश का संबंध हो और संबंध केंद्र त्रिकोण लाभ स्थान में ही हो, या सप्तमेश और लग्नेश का इत्तिसाल हो, लग्नेश और सप्तमेश का संबंध हो, उस पर चंद्रमा की दृष्टि हो, तो ऐसे सभी स्थिति में नष्ट धन प्राप्त हो जाता है। इसी स्थिति में यदि अष्टमेश लग्न में हो तो चोर स्वयं ही धन दे जाता है। ये अलग से ध्यान रखना है कि चोर तो 8वें में था, अब चोर ने धन लिया, 7वें से चोर देखना है हमको, ठीक है ना। और वो 8वें में चोर का धन हुआ और वो 8वां कहाँ चला गया? लग्न में चला गया। तो इसका मतलब कि वो धन आपको वापस लेकर के पहुंचा दी, क्योंकि लग्न से धन की बात होती। क्लियर हो गया? तो 91वें श्लोक तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब 92वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे तो चोर के विषय में और ज्यादा ज्ञान हासिल करेंगे। ठीक है ना। तो आज इतना ही रखेंगे। आप लोगों में से यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए। वो पेज नंबर 198 था फल दीपिका का। पेज नंबर 198। एक मिनट रुकिएगा, पहले ही पैराग्राफ में। फल दीपिका ना? जी सर। ठीक। हाँ संजीना नरूला। गुरुजी, मेरा प्रश्न कुंडली का प्रश्न तो नहीं है, मेरा एक जनरल प्रश्न है। जैसे आपने चंद्रमा का केंद्रुम बताया था और आपने कहा कि सब ग्रहों को भी केंद्रुम लग सकता है, वो तो प्रोसीजर पता है कैसे लगता है, लेकिन जैसे दूसरे ग्रह हैं, शनि हो गया, शुक्र हो गया, इनका रिजल्ट क्या होता है केंद्रुम का गुरुजी? मैंने एक विषय ऐसा दिया आपको जिसको आप अपने रिसर्च में रख सकते हो। तो जो रिजल्ट चंद्रमा का है केंद्रुम के लिए, तो चंद्रमा के गुण स्वरूप के आधार पर रिजल्ट आएगा। उसी तरह शनि अगर अकेला है, उसके आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, उसके आगे पीछे को कोई नहीं देखता है,
तो शनि के गुण स्वरूप से रिजल्ट आएगा। शुक्र अकेला है, शुक्र के आगे पीछे नहीं है, तो अब शुक्र के गुण धर्म से जो रिजल्ट आना है वो रिजल्ट आपको बाधित प्राप्त होगा। ठीक है ना। जैसे गुरुजी शुक्र का हम समझे, जैसे फाइनेंस में प्रॉब्लम हो सकती है, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम हो सकती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना। आप जितनी कामना रखते हो वो पूरा नहीं हो सकता है। ठीक है ना। ये सब हम कह सकते। ठीक है। उस पत्रिका में तो शनि पर गुरु की पार्श्व दृष्टि थी, शनि के दोनों तरफ दृष्टि है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। पार्श्व दृष्टि थी, क्योंकि गुरु नवम में बैठ के शनि को हाँ। दोनों सप्तम को भी देख रहा था, पंचम को भी देख रहा था, पंचम और तृतीय। गुरुजी सिर्फ सप्तम की दृष्टि मानी जाती है ना, कि कोई भी दृष्टि हम मान ले तो केंद्रम हट जाएगा? ना ना, उसके पार्श्व दृष्टि का मतलब है कि इस घर में चंद्रमा है तो ये घर और ये घर पर भी यदि दृष्टि है तो वो केंद्रम दोष नहीं लगता है। अच्छा, ठीक है। उसको पार्श्व दृष्टि बोलते हैं। ठीक है ना। ठीक। तो ऐसा होता नहीं है, लोग आते हैं पंडित लोग लगाने, तो क्या करना है। ठीक है ना। फिर तो बहुत मुश्किल से बनता होगा पंडित जी ये केंद्रम दोष, अगर ये पार्श्व दृष्टि वाला हिसाब है तो। बहुत मुश्किल से बनता है, लोग ऐसे ही बनाते रहते हैं, क्या करो। ठीक है। तो मैं कुछ नए प्रोग्राम करना चाहता हूँ। ठीक है ना। अब मेरे पास उतना समय है कि नहीं है पता नहीं। हमारी इच्छा है कि अधिक से अधिक लोगों को पढ़ाऊं ताकि अच्छा ज्ञान जा सके। तो एक कोई बंधु आए हुए थे, उन्होंने कहा कि हम कुछ आपके लिए करते हैं तो प्रॉफिट में शेयर मिलेगा क्या। हमने कहा ले लीजिएगा। तो कुछ उनके साथ करने जा रहा हूँ, अगर वो फाइनल हुआ तो आप लोगों को बताऊंगा क्या करने जा रहा हूँ। ठीक है ना। चलिए, ब्रह्मदत्त जी क्या प्रश्न है? गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ गुरु जी, सर्वप्रथम तो क्षमा चाहूंगा, आज लेट हो गए, बाहर हो गए। तो सुना था इसमें गुरु जी, एक आपने बताया है कि यदि चंद्रमा केंद्र में हो तो जिस केंद्र के समीप हो उस दिशा में नष्ट बनते हैं। यदि अग्नि तत्व की राशि लग्न में हो तो पूर्व, पृथ्वी तत्व लग्न में हो दक्षिण, वायु तत्व लग्न हो तो पश्चिम, और जल तत्व की लग्न हो तो उत्तर दिशा में नष्ट बन गया। समझो इसमें गुरु जी ने स्पष्ट नहीं हो रहा कि यदि चंद्रमा केंद्र में हो, 1, 4, 7, 10 में हो, चलो ये बात समझ लगा, तो उस दिशा में नष्ट धन करे। उसके आगे कह रहा है कि यदि अग्नि तत्व की राशि लग्न में हो तो पूर्व, तो ये अलग बात नहीं होगी गुरु जी? हमने पहले ही कहा है, यहाँ चंद्रमा को विशेष महत्व देना है, तत्व के की राशि को बाद में देखना है। ठीक है ना। चंद्रमा को विशेष, अगर मान लीजिए चंद्रमा 5वें में है, केंद्र में नहीं है अब, तो अग्नि पृथ्वी वायु जल कौन सी राशि है लग्न में, ये देख लीजिए। जबकि इसमें भी कहा गया है कि चंद्रमा जिसके करीब है उस दिशा में होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी यदि चंद्रमा पहले 10वें, चौथे, 7वें में न हो तो आप ये देख लीजिए कि अब अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व राशि के लग्न में है या नहीं, इससे रिजल्ट बना दीजिएगा। ठीक है ना। अच्छा, ये दो बातें हो गई गुरु, दो बातें हो गई। एक हाँ, तो केंद्र में दो बातें हो गई। ठीक है गुरु, धन्यवाद। चलिए ठीक। चलिए आज इतना ही रखते हैं। नमस्कार आप लोगों को। प्रणाम गुरु। प्रणाम प्रणाम। नमस्ते गुरुजी।